आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर्स ऑफ द क्रोमोसोम। अभी तक हमने जो आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था क्रोमोसोम के बारे में कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की देखें तो वो लीनियर क्रोमोसोम होता है और उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं क्रोमोसोम के वो एज इट इज आपके सामने है। ये स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम है इसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम जो है सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। कई क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर जो रीजन होता है उसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। दो तरीके के सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, या तो एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ इस क्रोमोसोम में आपको इधर दिखाई दे रहा है और एक इधर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इधर दिखाई दे रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में डिफरेंस ये होता है कि जो क्रोमोसोम की बेंडिंग होती है, यानी जो क्रोमोसोम मुड़ता है, वो केवल प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से ही मुड़ सकता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से क्रोमोसोम नहीं मुड़ता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हमेशा क्रोमोसोम में केवल एक ही होगा, जबकि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। जब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एकदम टर्मिनल एंड के थोड़ा पास होता है तो उस तरीके के सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग जो है सैट डीएनए के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो रीजन होता है ये इसको हम सैटेलाइट कहते हैं। और ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जो सैट डीएनए होता है इट इज रिलेटेड विद द आरआरएनए जीन सिंथेसिस। ठीक है। फिर क्रोमोसोम के जो दो एंड हैं, दोनों एंड को हम टीलोमियर कहते हैं, यानी सैटेलाइट के ऊपर का जो एंड है ये टीलोमियर हुआ, और यहाँ जो दूसरा आर्म है इस दूसरे आर्म के ऊपर का जो एंड होता है इसको हम जो है टीलोमियर के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक चीजें हमने आप लोगों को बता दी थी जब आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम पढ़ा था। अब हम इसमें देखेंगे कि जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, और जो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के आर्म्स के जिसको हम टीलोमियर कहते हैं, उनकी क्या खासियत है और ये क्यों अलग से प्रिस्क्राइब्ड है, इनकी विशेषता क्या है, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो आइए देखें हम कि सेंट्रोमियर वाला पार्ट जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पार्ट है जिसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं वो क्या है। तो ये क्रोमोसोम का डायग्राम यहाँ पर आपको दिया गया है। मेटाफेज क्रोमोसोम है। इस मेटाफेज क्रोमोसोम में आप देखेंगे कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी एक ही क्रोमोसोम में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो दो डॉटर या सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गई हैं। इनका जो एपिकल एंड है, दिस एपिकल एंड इज कॉल्ड द टीलोमियर, बोथ एपिकल एंड, और इसका जो सेंट्रल पार्ट है इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। तो देखिए दो चीजें हैं, एक सेंट्रोमियर होता है और एक होता है काइनेटोकोर। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन में प्रोफेज के बाद जब मेटाफेज स्टेज आती है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण होता है। हमने आपको बताया था सेल डिवीजन के दौरान कि प्लांट्स के केस में एमटीओसी का निर्माण होता है क्योंकि उसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है। तो माइटोटिक स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, वहां से जो सेंट्रोमियर्स, वहां से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स के, वो एक जिस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं उसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। ये येलो कलर का रीजन है, ये काइनेटोकोर है। दिस काइनेटोकोर इज सिचुएटेड जस्ट अबव द सेंट्रोमियर, यानी काइनेटोकोर सेंट्रोमियर दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दोनों सेम नहीं है। हाँ, दोनों की लोकेशन एक जैसी है, एक जगह है, क्योंकि काइनेटोकोर हमेशा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर के ऊपर ही अटैच्ड होता है। ठीक है, so the centromere of a metaphase chromosome can usually be recognized as a constricted region। ये देखिए आप क्रोमोसोम में एक constricted region है जिसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, and this centromere is involved in chromosomal movement during the mitosis and meiosis। और यही सेंट्रोमियर वो रीजन है जहां से कि माइटोसिस और मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोमल मूवमेंट होता है स्पिंडल फाइबर के द्वारा, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो टीलोमियर रीजन है वो क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड को हम लोग कहते हैं। जो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर इज बेसिकली द इंटरफेस बिटवीन द सेंट्रोमियर एंड द माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। ये जो स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के दौरान
आते हैं एमटीओसी से, वो स्पिंडल फाइबर्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स जिस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं काइनेटोकोर, एंड दिस काइनेटोकोर इज मेनली मेड अप ऑफ द प्रोटीन। ये किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है, जबकि सेंट्रोमियर इज मेड अप ऑफ द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एंड डीएनए ओनली। ठीक, तो सेंट्रोमियर जो है एक्चुअल पार्ट है क्रोमोसोम का, और काइनेटोकोर वो प्लेस है जहां पर कि स्पिंडल फाइबर्स बाइंड करते हैं क्रोमोसोम से। दोनों की लोकेशन और दोनों की पोजीशन एक जैसी है। The kinetochore of the higher organisms contain protein and some RNA molecules. जैसा कि मैंने बताया कि kinetochore जो होता है basically they are made up of the protein and some RNA, and microscopically it is a trilaminar structure. ये एक त्रिस्तरीय संरचना होती है which is attached to the chromatin at the inner layer and to the microtubules to the outer layer. और ये जो काइनेटोकोर है अंदर की तरफ ये क्रोमेटिन मटेरियल से यानी क्रोमोसोम से अटैच, और बाहर की तरफ ये स्पिंडल फाइबर के माइक्रोट्यूब्यूल से ये अटैच्ड होती है। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ द टू फंक्शनल सेंट्रोमियर्स इज अ की स्टेप इन द ट्रांजिशन फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज स्टेज, एंड अ फंक्शनल क्रोमोसोम मस्ट बी प्रेजेंट on the each daughter chromosome to avoid the deleterious effects of the non-disjunction. देखिए ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है मेटाफेज क्रोमोसोम, इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक ये वाला और दूसरा ये सिस्टर क्रोमेटिड। दोनों दिख रहे हैं आप लोगों को सिस्टर क्रोमेटिड्स? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, हर सिस्टर क्रोमेटिड के पास अपना एक सेंट्रोमियर है। यानी मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम है, उस मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम में दो सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट हैं। एक नहीं, कितने? दो सेंट्रोमियर्स वहां पर प्रेजेंट हैं, और हर एक सेंट्रोमियर से माइटोसिस के दौरान एक एंड का यहां से आप देखेंगे तो एक एंड का जो है जो एमटीओसी के स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है। यानी कि एक जो क्रोमोसोम है उसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग पोल से अटैच होते हैं। ठीक है। और किसी भी क्रोमोसोम में सेल डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस, एक फंक्शनल सेंट्रोमियर जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, जिसके बगैर, अगर फंक्शनल सेंट्रोमियर नहीं होगा तो क्रोमोसोम्स जो डॉटर सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, और जब सेल डिवीजन के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं होते हैं तो इस घटना को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट होने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं डिसजंक्शन, यानी अलग अलग हो जाना। और जब किसी वजह से या तो स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल, जो स्पिंडल फाइबर्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अगर काइनेटोकोर से या सेंट्रोमियर से अटैच नहीं हो पाते हैं तो उस केस में भी नॉन डिसजंक्शन होता है। कई बार कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जैसे कॉल्चिसिन वगैरह, तो ये क्या करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, इनको डीपॉलीमराइज करते हैं। तो उस केस में भी क्रोमोसोम्स का इनके स्पिंडल फाइबर से कनेक्शन टूट जाता है और क्रोमोसोम का प्रॉपर सेपरेशन नहीं होता है। जब क्रोमोसोम्स का सेल डिवीजन के दौरान प्रॉपर सेपरेशन नहीं होता है तो इस घटना को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। ठीक है ना, ये नॉन डिसजंक्शन। Acentric chromosomes fragments are usually lost during the mitotic and meiotic cell division. अगर किसी क्रोमोसोम में किसी वजह से सेंट्रोमियर का निर्माण नहीं होता है तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, और ये माइटोटिक या मियोटिक सेल डिवीजन के दौरान ये लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक। The structure of the centromeres in multicellular plants and animals vary widely from species to species. अलग अलग स्पीसीज में इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी वेरी करता है। वन फीचर दैट दे हैव कॉमन is the presence of the specific DNA sequence that are repeated many times frequently in tandem array sequence. एक फीचर जो सभी सेंट्रोमियर में कॉमन है वो ये है कि सभी सेंट्रोमियर में, सभी ऑर्गेनिम्स के सेंट्रोमियर में एक स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस होता है, और वो डीएनए सीक्वेंस टैंडमली रिपीटेड होता है। टैंडम मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये कई बार फ्रीक्वेंटली रिपीट होता रहता है।
The other DNA sequences that are often found embedded within these tandem array, और इस tandem array यानी एक के बाद एक के बाद एक जो सीक्वेंस है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस का, उसके बीच बीच में अक्सर जो होता है कि दूसरे डीएनए सीक्वेंस जो है एम्बेडेड होते हैं. Each centromere of the human chromosome, for example, contain 5,000 to 15,000 copies of 171 base pair long sequence called alpha satellite sequence. देखिए, हमने आपको बताया था कि जो सेंट्रोमियर रीजन है उसमें एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होता है. ह्यूमन बींग्स के केस में देखें तो जो वो रिपीटेड सीक्वेंस है वो 171 बेस पेयर लंबा होता है, और ये 171 बेस पेयर लंबा सीक्वेंस ये 5,000 से 15,000 बार रिपीट होता है. यानी 171 सीक्वेंस 171 बेस पेयर का जो सीक्वेंस है वो ह्यूमन सेंट्रोमियर में कम से कम 5,000 से 15,000 बार रिपीट होता है, और इस 171 बेस पेयर सीक्वेंस को हम अल्फा सैटेलाइट सीक्वेंस भी कहते हैं. ठीक है ना. Huntington and Willard and their colleagues have shown that 450,000 base pair segments of the centromere of the human X chromosome is sufficient for the centromere function. मतलब ह्यूमन बीइंग्स के एक्स क्रोमोजोम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हटिंगटन एंड विलार्ड ने बताया कि लगभग 4,50,000 बेस पेयर लंबा जो सेगमेंट है वो उतना, अगर 4,50,000 बेस पेयर लंबा जो सेगमेंट है बेस पेयर का सेगमेंट, वो सेगमेंट होना ही चाहिए एक्स क्रोमोजोम में, तभी वो क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर है वो प्रॉपर फंक्शन कर लेगा. यानी कि जो सेंट्रोमियर रीजन है क्रोमोजोम का उसमें लगभग 4,50,000 बेस पेयर लंबा वो सेगमेंट होता है जिसमें कि सेंट्रोमियर स्थित है. एंड दिस सेगमेंट consists mostly of alpha satellite sequence but contains interspersed centromere protein. Interspersed centromeric protein binding sites called CNPB boxes, and such components are essential for the centromere functions. बाद में ये भी पता चला कि जो सेंट्रोमियर रीजन है इसमें केवल अल्फा सैटेलाइट सीक्वेंस की ही जरूरत नहीं है, बल्कि इनके बीच बीच में सेंट्रोमेरिक प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, CNEP प्रोटीन. एंड उनके प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होता है जिसको बोलते हैं CNP बॉक्सेस, CNPB बॉक्सेस. तो ये जो CNPB बॉक्सेस हैं दे आर बाइंडिंग साइट्स फॉर द सेंट्रोमेरिक प्रोटीन. सो द बोथ अल्फा सैटेलाइट सीक्वेंस, centromeric protein and centromeric protein binding sites या binding boxes, all these three components are essential for centromeric function. यानी इसके फंक्शन के लिए, सेंट्रोमियर प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये तीनों चीजें आवश्यक है. Now come to the telomere. What are the telomeres? It was the Hermann J. Muller who introduced the term telomere. सबसे पहले मुलर ने टीलोमियर का जो टर्म था वो दिया था. एंड टीलोमियर्स आर द एंड ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम व्हिच हैव यूनिक प्रॉपर्टी. ये जो टीलोमियर्स हैं दे आर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम एंड दे हैव यूनिक प्रॉपर्टी. व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द टीलोमियर? बारबरा मैक्लिंटॉक, ये नाम याद रखिएगा. बारबरा मैक्लिंटॉक एक लेडी थी जिन्होंने मेज के ऊपर जबरदस्त जेनेटिक्स में काम किया था. ये बहुत फेमस जेनेटिसिस्ट थी अपने टाइम की. और जो बारबरा मैक्लिंटॉक है इन्होंने मेज के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट से ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि द न्यू एंड्स ऑफ द ब्रोकन क्रोमोसोम आर स्टिकी एंड टेंड टू फ्यूज विद ईच अदर. कि अगर कोई क्रोमोसोम का जो एंड है ब्रोकन हो जाए, टूट जाए, यानी आप कोई क्रोमोसोम बीच से टूट जाएगा तो यानी कि क्या हुआ, एक एंड पर तो टीलोमियर होगा लेकिन दूसरे एंड पर टीलोमियर नहीं होगा क्योंकि टीलोमियर वाला एंड तो दूसरी जगह टूट के निकल गया. तो जब दो या दो से ज्यादा क्रोमोसोम्स टूट जाते हैं बीच से, तब उनके जो एंड्स होते हैं वो स्टिकी हो जाते हैं. स्टिकी मतलब ऐसे ब्रोकन क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज करना शुरू कर देते हैं, चिपकना शुरू कर देते हैं.
In contrast, the natural end of the normal chromosomes are stable and show no tendency to fuse with other broken or the native ends. जबकि ये देखा गया कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि जिनके दोनों एंड पर टीलोमियर्स प्रेजेंट हैं, वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्टिकी नहीं होते हैं, ये सेपरेट एक दूसरे अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, ये नॉर्मल और स्टेबल बने रहते हैं। यानी कि जो टीलोमियर्स है, टीलोमियर्स दे आर एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम and they prevent the fusion of two different chromosomes to each other. यानी कि ये स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं टीलोमियर्स क्रोमोसोम के, और दो सेपरेट क्रोमोसोम्स को आपस में फ्यूज होने से बचाते हैं। The McClintock result indicated that the telomeres must have special structure different from the ends produced by the breakage of the chromosomes. इसका मतलब ये हुआ कि टीलोमियर्स में कुछ ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर जरूर होता है जो कि उनको आपस में, यानी क्रोमोसोम्स को आपस में फ्यूज होने से रोकता है या बचाता है। The telomeres of the eukaryotic chromosome have unique structure that include short nucleotide sequences present at tandem repeats. अब यहाँ पर भी जो है शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स का एक टैंडम रिपीट, टैंडम मतलब एक के बाद एक रिपीट आता है, और ये जो रिपीट्स होते हैं, यानी although the sequences vary somewhat in different species, but the basic repeat unit has a pattern 5' T1 to 4, A0 to 1, G1 to 8 to 3 in all but a few species. मतलब इनमें जो टीलोमियर में जो सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होता है, उसका जो पैटर्न है T1 to 4, यानी जो थाइमिन है वो 1 से 4 बार रिपीट होगा। A0 to 1, A यानी कि एडेनिन, वो या तो प्रेजेंट होगा या तो केवल एक कॉपी होगी। G1 to 8 to 3, और गुआनिन जो है वो 1 से लेके 8 तक हो सकता है, यानी सीक्वेंस में लगातार 1 से लेके 8 तक कॉपी हो सकती है, अथवा कॉमनली 3 होती है। और ये जो पैटर्न होता है रिपीट का, वो अधिकतर कुछ स्पीसीज को छोड़ करके अधिकतर स्पीसीज में ये पैटर्न रिपीट होता है टीलोमेरिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का। फॉर एग्जाम्पल, द रिपीट सीक्वेंस इन द ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स इज TAGGG। यहाँ पर पैटर्न देखिए क्या है, T1 to 4, यहाँ पर T कितना है 2, यानी इसी पैटर्न के बीच में है ना, थाइमीन 1 to 4 हो सकता है। ह्यूमन बींग्स में 2 थाइमीन है। T के बाद A कितना है 0 to 1, यानी एक T के जस्ट बाद एडेनिन आएगा, इसकी संख्या या तो प्रेजेंट 1 होगी या तो ये एब्सेंट भी हो सकता है। देन G1 to 8 कॉमनली 3, तो यहाँ पर देखिए G कितने हैं 3, यानी TTAG टैग सीक्वेंस इसको हम लोग बोलते हैं। दिस टैग सीक्वेंस यानी 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस is the repeated sequence which is found in the telomere region of the human being's chromosome, right? And in protozoan, for example, Tetrahymena thermophila, उसमें भी जो अगर आप टीलोमियर सीक्वेंस देखें तो यहाँ पर अंतर क्या है, केवल जो A था डबल T के बाद, यानी 2 थाइमीन के बाद जो एडेनिन का जो सीक्वेंस था वो रिप्लेस हो जाता है गुआनिन से, यानी कि यहाँ पर गुआनिन कितना है 4 गुआनिन है। यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया G कितना है 1 to 8 हो सकता है, तो 1 to 8 यानी कि G कितना यहाँ पर 4 है, और A या तो 0 होगा या तो 1 होगा। यहाँ पर A एब्सेंट है, और T कितना है 1 to 4 हो सकता है, यहाँ पर T कितना है 2 है, सॉरी यहाँ पर T कितना है 2 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स के टीलोमेयर के रिपीटेड सीक्वेंस और प्रोटोजोन टेट्राहाइमीना के टीलोमेयर के जो रिपीटेड सीक्वेंस है उसमें केवल एक बेस पेयर का अंतर है, वहां पर T की जगह एक जगह वहां पर जो है G आ गया है, बाकी सब सेम है। सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट्स अरेबिडोप्सिस थैलियाना, ये कॉमन प्लांट है, इस प्लांट का नाम आपको बार बार आएगा आने वाले क्लासेस में। अरेबिडोप्सिस थैलियाना इज अ मॉडल प्लांट एंड इट इज अ मेंबर ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी, ये सरसों कुल का पौधा है। और जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल जीन सीक्वेंसिंग और सब जो स्ट्रक्चरल
बायोटेक के जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ये मॉडल एक्सपेरिमेंट प्लांट है अरेबिडोप्सिस थैलियाना, इसका कंप्लीट जीन सीक्वेंस हम लोगों को पता है। तो ये जो अरेबिडोप्सिस थैलियाना है, इसके अगर क्रोमोसोम के टीलोमियर का जो रिपीटेड सीक्वेंस देखें तो उसका जो सीक्वेंस है वो ये है। यहाँ पर देखिए टी कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, ए केवल 1 बार रिपीट हुआ है और जी 3 बार रिपीट हुआ है। यानी यहाँ भी टैग सीक्वेंस है, 3 times T, 1 time A and 3 times G। ठीक है ना। In most of the species, the additional repetitive DNA sequence are present adjacent to the telomeres and these are referred as the telomere associated sequence। कई प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि, या प्लांट्स में ही नहीं बल्कि स्पीसीज में देखा गया है कि टीलोमियर के आसपास जो डीएनए सीक्वेंस पाए जाते हैं अक्सर वो भी रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस होते हैं और ऐसे डीएनए सीक्वेंस को हम टीलोमियर असिस्टेड सीक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है। तो टैग सीक्वेंस दे आर पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द telomeric sequences and they are repeated many times into the telomeric region and the telomeric base pair region are essential for maintaining the chromosomal stability and it prevents making them sticky. In vertebrates the tag sequence repeat is highly conserved, यानी कि ये बहुत ही conserved sequence है। It has been identified in more than 100 species including mammals, birds, reptiles, amphibians and fishes। यानी फिश से लेके mammals तक including the human beings जो टीलोमेरिक रिपीटेड सीक्वेंस है टैग TAGG इज हाईली कंजर्व, यानी यही सीक्वेंस आपको अधिकतर स्पीसीज में, लगभग 100 से ज्यादा स्पीसीज में जो टीलोमेरिक सीक्वेंस है यही आपको मिला हुआ है। The number of the copies of this basic repeat unit in telomere varies from species to species, from chromosome to chromosome within a species, and even on the same chromosome in different cell types। मतलब कि ये जो टैग सीक्वेंस है इसकी कितनी कॉपी होगी या ये सीक्वेंस कितनी बार रिपीट करेगा टीलोमेरिक रीजन में, ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकता है। मतलब किसी स्पीसीज में टैग सीक्वेंस के 500 कॉपीज हो सकती हैं, किसी में 50,000 कॉपीज हो सकती हैं, किसी में जो है 20,000 कॉपीज हो सकती हैं। मतलब ये कितनी बार रिपीट होगा ये फिक्स नहीं है, बट कौन सा सीक्वेंस रिपीट होगा ये कंजर्व फीचर है। इवन कि ये देखा गया है कि एक ही जीनस के अलग अलग स्पीसीज में भी जो ये रिपीट है, यानी टैग सीक्वेंस का रिपीटिशन की 100 कॉपी होगी टैग सीक्वेंस की या 150 कॉपी होगी, ये फिक्स नहीं है। एक ही जीनस के अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग कॉपी हो सकती है। एंड इवन सेम इंडिविजुअल के अलग अलग सेल के क्रोमोसोम के टीलोमियर्स में भी ये सीक्वेंस का डिफरेंस पाया जाता है कि कितने रिपीट मिलेंगे। यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के लीवर सेल में या उसकी आई की सेल में या उसके किडनी में जो क्रोमोसोम का टीलोमियर सीक्वेंस का जो टैग रिपीट है वो वेरी कर सकता है। यानी किडनी में हो सकता है कि 5000 टैग सीक्वेंस के रिपीटेड हो, लिवर में हो सकता है कि उसके 2000 टैग सीक्वेंस के रिपीटेड हो, एंड सो ऑन। इट कैन वेरी फ्रॉम सेल टू सेल ऑफ ए सेम इंडिविजुअल। मींस रिपीटिशन कितना होगा ये फिक्स नहीं है, बट सीक्वेंस क्या होगा न्यूक्लियोटाइड का ये फिक्स है। एक बड़ी यूनिक बात और है इन रिपीटेड में, एक बड़ी यूनिक बात और है इन सीक्वेंसेस में कि इन नॉर्मल नॉन कैंसरस ह्यूमन सोमैटिक सेल्स, ऐसी जो नॉर्मल सेल्स है जिसमें कैंसर नहीं है, द टीलोमियर्स यूजुअली कंटेन 500 to 3000 टैग रिपीट्स। जनरली ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बींग्स के टीलोमियर में जो टैग सीक्वेंस है इनके 5000 to 3000 रिपीट्स होते हैं एंड ग्रेजुअली दे शॉर्टन विद द एज। और जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है जो टैग सीक्वेंस का रिपीट है वो कम होता जाता है। यानी फॉर से कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग के बचपन में जब 1 साल का है बच्चा तो उसमें 3000 टैग सीक्वेंसेस रिपीट है, लेकिन वही बच्चा जब 20 साल का होता है तो 3000 से वो टैग सीक्वेंस के रिपीट घट के 2000 हो जाते हैं। जब 50 इयर्स का होता है तो वो रिपीट्स जो है वो और कम होते जाते हैं, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है नंबर ऑफ द रिपीटिशन कम होता जाता है।
And in contrast, the telomeres of the germ lines and the cancer cells do not shorten with the age. और जो कैंसर सेल्स होती हैं, यानी जिन कोशिकाओं में कैंसर सेल की प्रॉपर्टी आ जाती है, जो कैंसरस हो जाती हैं, उसमें जो टीलोमेयर का सीक्वेंस है वो शॉर्ट नहीं होता है, वो मेंटेन रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टीलोमेरिक सीक्वेंसेस हैं, दे आर रिलेटेड विद द एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म और दे आर रिलेटेड विद द मॉर्टेलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे टीलोमियर सीक्वेंस जितनी बार सेल डिवाइड करती है, उतनी बार ये जो टीलोमियरिक सीक्वेंस है, यानी टैग सीक्वेंस है, इनकी संख्या हर डिवीजन के बाद कम होती चली जाती है। एंड एट द एंड जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जब अब टैग सीक्वेंस रिपीट होने के लिए नहीं बचा है, केवल 1 कॉपी या 2 कॉपी बची है, तो वो सेल मर जाती है। धीरे धीरे ये माना जाता है कि ऑर्गेनिज्म जब बूढ़ा होता जाता है, ये टैग सीक्वेंस की संख्या कम होती जाती है। कैंसर सेल्स कभी बूढ़ी नहीं होती हैं। क्यों? हमेशा उनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि हर एक सेल डिवीजन के बाद उसमें टैग सीक्वेंस का रिपीट जो है वो फिक्स रहता है, वो कम नहीं होता है। The most telomeres terminate with a G-rich single-stranded region of the DNA strand with 3' end और the 3' overhang. लास्ट में अगर हम देखें तो जब टैग सीक्वेंस खत्म होता है, तो सबसे लास्ट में टैग सीक्वेंस के लास्ट में जी रिच सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन होता है डीएनए का। जी मतलब गुआनिन, गुआनिन की एक लंबी सी चेन बनी होती है, और इस चेन को हम ओवरहैंग बोलते हैं। And these overhangs, they are short, means 12 to 16 base pair in ciliates. Ciliates means जो protozoans होते हैं, for example tetrahymena, but they are quite long, 50 to 500 bases in the human beings. यानी कि जो टैग सीक्वेंस के लास्ट में जो जी रिच रीजन होता है, यानी गुआनिन रिच रीजन है उसके डीएनए में, that region is 50 to 500 base pair long in case of human beings, but they may be 12 to 16 base pair longs in ciliates. So this is the molecular structure of the telomere and the centromere. आज के लिए मैं भी इतना ही आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन आपको बताएंगे, तब उस वक्त हम ये बताएंगे कि जो टीलोमेरिक रिपीट्स हैं, इनमें रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। जब डीएनए रेप्लिकेट होते होते टीलोमियर रीजन तक आता है, तब वहां रेप्लिकेशन की प्रोसेस बदल जाती है और वहां पर दूसरे तरीके से रेप्लिकेशन होता है। जो जी रिच ओवरहैंग है वहां पर वो बदल जाता है, और वहां पर एक स्पेशल एंजाइम आता है, टीलोमरेज एंजाइम, जो कि स्पेसिफिकली टीलोमियर के सीक्वेंस को रेप्लिकेट करता है क्रोमोसोम में। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सब सो गए हैं? तो ठीक है, इसको मैं स्टॉप करता हूं। और ये जो हमारा वीडियो है, इसको मैं आप लोगों के क्लास में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अगर आप लोग चाहें तो दोबारा इसको सुन सकें। तो आज एक शॉर्ट नोटिस के तौर पे हमने एक ट्रायल के रूप में एक मैंने जूम क्लास ली है। अगर आप लोग चाहें तो मैं संडे को भी क्लास ले सकता हूँ। यस सर।